students, how are you all? I Nidhi, welcome you to निधि की पाठशाला। एंड जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि किस तरह से अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, किस तरह से हम बात करते हैं खिलाफत की, नॉन कोऑपरेशन की, और जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वो सब इसलिए था कि हम एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो एक पेट्रियाटिज्म की फीलिंग है, उसको हम एक साथ गैदर करें और हम फ्रीडम स्ट्रगल को अटेन करें, हम फ्रीडम को अटेन करें थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल। सो बेसिकली हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि किस तरह से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट जो था वो एक प्रोसेस था जिसमें कॉलोनियल स्टेट जो थे वो फोर्स करते थे लोगों को कि वो आर्मी को ज्वाइन करें। सो नेचुरली इस तरह का जो सिस्टम था वो वॉलेंट्री नहीं था, वो फोर्सफुल था। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, वहाँ पे जितने भी इंडियंस थे, दे वर वेरी एंग्री, दे वर वेरी अग्रेसिव, और बहुत वाइड स्प्रेड एंगर जो था उस टाइम पे उन एरियाज में फैला था। और लोगों को बहुत उम्मीद थी, पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्हें लगा कि उनकी जो हार्डशिप्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ इवेंचुअली देखा नहीं गया, ना हुआ। सो हमने लास्ट क्लास में यही सब पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी जो थे उन्होंने एक नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन उसको स्टार्ट किया, जिसे कहा गया सत्याग्रह। और जो सत्याग्रह का आइडिया था वो यह था कि किस तरह से जो पावर ऑफ ट्रुथ है, जो एक रिक्वायरमेंट है टू सर्च फॉर द ट्रुथ, उसके थ्रू हम इंडिपेंडेंस अटेन करें। उनके हिसाब से अगर एक सत्याग्रही जो है वो अपनी लड़ाई, वो अपनी जंग जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, क्योंकि उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, वो यही कहते थे कि अगर हम नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करें, अगर हम अहिंसा का पाथ फॉलो करें, अगर हम ट्रुथफुलनेस का पाथ फॉलो करें, तो नेचुरली बहुत जल्दी हम अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। सो इस तरह से 1916 में वो काफ़ी ट्रैवल किया उन्होंने, वो बिहार गए, वहाँ पे लोगों को बताया कि ये जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम है उसके खिलाफ उन्हें जंग लड़नी चाहिए और पेजेंट्स को एक साथ हो जाना चाहिए। वैसे ही 1918 में महात्मा गांधी ही वेंट टू अहमदाबाद और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज करी थी सत्याग्रह मूवमेंट, जिसमें कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उन्होंने उनका साथ दिया था। सो आज हम पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द राउलेट एक्ट। एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, बहुत खुशी थी गांधी जी को कि जो सक्सेस उन्होंने हासिल किया था वो काफ़ी जल्दी उन्होंने हासिल कर लिया था इन मूवमेंट्स के थ्रू। सो गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड राउलेट एक्ट। सो अब क्या हुआ कि गांधी जी ने 1990 किस तरह से वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह, वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू करेंगे अगेंस्ट द प्रपोज्ड राउलेट एक्ट, यानी कि जो राउलेट एक्ट 1919 में प्रपोज किया गया है, आया, लागू हुआ, उसके अगेंस्ट वो एक सत्याग्रह, वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्ट था ये बहुत जल्दी में पास किया गया था, राउलेट एक्ट, और इसके अंदर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें जितने भी इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं करा। फिर भी ये एक्ट पास किया गया, और इस एक्ट को पास करने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ गई, जिससे वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जितनी भी नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स चल रही थी उनको वो रिप्रेस कर सकते थे। और इससे उनके पास एक और पाथ आ गया था, वो ये था कि वो डिटेंशन कर सकते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, वो भी बिना किसी ट्रायल के। फाइन। सो अब हम, जो मैंने आपको समझाया, अब हम पढ़ते हैं। सो दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही मैंने कहा कि ये जो एक्ट था ये बहुत जल्दी में पास किया गया था, किसके थ्रू? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन, डिस्पाइट, हालांकि बहुत जितने भी लोग इंडियन मेंबर्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे कि ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं सोचा गया और वो एक्ट जल्दबाजी में पास किया गया। और इसको पास करने का गवर्नमेंट का एक बहुत तगड़ा मॉडस ऑपरेंडी ये था कि अगर ये एक्ट पास हो जाता तो गवर्नमेंट के पास इनॉर्मस बहुत सारी पावर्स आ जाती। तो यही हुआ
इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी पावर्स आ गई जिससे उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करा, उनको उजागर नहीं होने दिया, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को स्टॉप करने की एक स्ट्रैटेजी थी। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको कहा गया कि भाई इनको आप डिटेंशन में लाओ, उनको आप, दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, फाइन, और वो भी बिना किसी ट्रायल के फॉर 2 years। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। सो महात्मा गांधी वॉज वेरी पर्टिकुलर। उन्होंने कहा ये जितने भी अनजस्ट लॉज हैं, ये जो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ऑन अ वेरी ग्रेटर प्लेटफॉर्म, जिसमें ये जो अनजस्ट लॉज हैं जो बेसिकली इंडियंस के खिलाफ हैं, ठीक है, इनको रोका जाए। और इसीलिए एक हड़ताल स्टार्ट की गई थी, हड़ताल पे गए थे लोग ऑन 6 अप्रैल। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। बहुत डिफरेंट तरह की रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत डिफरेंट सिटीज में, ठीक है। जितने भी वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे गए, उन्होंने कहा हम कोई काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। रेलवे वर्कशॉप्स जो थी वो बंद कर दी गई, शॉप्स जो थी वो बंद कर दी गई। सो अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज क्लास। पॉपुलर के 2 मीनिंग्स होते हैं, एक पॉपुलर का मतलब होता है फेमस, राइट, और एक पॉपुलर का मतलब होता है पीपल। तो यहाँ पे ये पॉपुलर का मतलब है पीपल अपसर्ज। तो ये जो लोगों में एक जो ये भावना थी, किसमें, ये जो कॉमन मैन था, जो इंडियंस थे, उनमें ये जो भावना थी कि ये जो राउलेट एक्ट इम्पोज किया गया है उनके ऊपर, ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, बहुत गलत है। तो इसके खिलाफ उनकी एक जंग थी जो वो जीतना चाहते थे। सो अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, लोगों को पता चल, मतलब लोगों की जो रिवॉल्टिंग मेथडोलॉजी थी उससे, एंड स्केयर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और उन्होंने क्या किया, लोगों ने ऑप्रेस किया, उन्होंने कहा कि हम इस ऑप्रेसिव बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो रेलवे लाइंस थी, जो टेलीग्राफ लाइंस थी, उनको डिसरप्ट कर दिया। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बहुत ठोस कदम लिए। उसने ये सोचा कि ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं ये ऐसे नहीं मानेंगे, तो हमें बहुत रिप्रेसिव मेजर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, हमें बहुत अगर हम देखें तो बहुत डेट्रीमेंटल तरीके निकालने पड़ेंगे जिनसे ये एकदम शांत हो जाए, फाइन। और वो हो सकता है कि वो जो तरीके हों वो वॉयलेंट मेथड्स हों। सो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर। लोकल लीडर्स मतलब जो नॉर्मल लोकल लीडर्स थे उनको उठा लिया गया अमृतसर से। महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंट्री नहीं मिली। On 10th April, the police in अमृतसर fired upon a peaceful procession. So 10 अप्रैल को क्या हुआ कि जो पुलिस थी अमृतसर में, उन्होंने जितने भी ये पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, जितने भी ये अगर हम बोले क्रांतिकारी थे जो बहुत पीसफुल तरीके से धरने दे रहे थे, इनके ऊपर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। तो नेचुरली बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन अब बहुत गलत एक माहौल क्रिएट हो गया था, यहाँ पे एक रायट लाइक सिचुएशन थी। सो राइट लाइक सिचुएशन मीन्स आप सोच सकते हो कि जो इनोसेंट लोग थे वो भी मर रहे थे, ठीक है, जो ब्रिटिश पुलिस थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनके बीच में और कॉमन इंडियंस के बीच में, जो इंडियंस थे उनके बीच में फाइट थी। सो मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो अगर हम देखें तो उस समय की बात अगर हम देखें तो मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज कर दिया गया था, और जनरल डायर ने कहा कि मैं इसका कमांड लूंगा, मैं देखूंगा कि ये सब सही तरीके से हो। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बच्चों, तुमने 7th 8th 9th में शुरुआत से पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर, फाइन। तो अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद कि कैसे जनरल डायर ने एक जलियांवाला बाग ट्रेजेडी को पनपने दिया। On 13th April, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place. तो 13 अप्रैल का वो दिन था 1919, बैसाखी वाला वो दिन था जिस दिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वो जो इनफेमस इंसिडेंट था वो हुआ। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, इट्स बेटर नॉट टू बी फेमस रादर देन इनफेमस। सो इसीलिए अगर हम कहते हैं कि ये इनफेमस था क्योंकि इसके साथ कई हजार लोगों की एक मौत जुड़ी हुई है, जो बहुत एक हम कह सकते हैं लार्ज स्केल मैसेकर था बेसिकली। So on 13th April, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place. एक बहुत इनफेमस जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ उसने दुनिया को, उन्होंने इंडियंस को धरा के रख दिया। On that day, a large crowd gathered in the enclosed group of जलियांवाला बाग. बहुत जबरदस्त क्राउड वहाँ पे गैदर हुई थी जलियांवाला बाग में। Some people came to protest against the government new repressive measures. बहुत सारे लोग आए हुए थे, और स्पेसिफिकली अमृतसर के नहीं थे, अमृतसर के बाहर से भी कई हजार लोग आए हुए थे जिन्होंने इस धरने को
इस प्रोसेशन को ज्वाइन किया था अगेंस्ट दोज रिप्रेसिव मेजर्स। वो जो राउलेट एक्ट इम्पोज किया गया था उसके खिलाफ एक ये इनका जबरदस्त प्रदर्शन था जो ये लोग करना चाह रहे थे। सो बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, जो अब अमृतसर में ये मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, फाइन, तो वहाँ के लोगों को पता था, बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अमृतसर के बाहर से आए थे, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से आए थे, एडजेसेंट स्टेट से आए थे। सो नेचुरली उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। अब क्या हुआ कि इस वजह से जो विलेजर्स थे, जो ऐसे विलेजेस थे, उनमें लोगों को पता ही नहीं था कि जी यहाँ पे तो मार्शल लॉ इम्पोज है। सो क्या हुआ, जब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे और जलियांवाला बाग में पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, वो निहत्थे लोग थे, वो इनोसेंट लोग थे, उनके पास कोई वेपन नहीं था। तो क्या हुआ, डायर एंटर्ड हुआ वहाँ पे, उस एरिया में उसने एंट्री ली, उसने जो एग्जिट पॉइंट्स थे वो सारे ब्लॉक करे और उसने सीधा फायर ओपन कर दी। फायर ओपन मतलब गन शॉट, फाइन, लोगों को मारना शुरू कर दिया। और उसने हंड्रेड्स, मतलब आप सोच सकते हो कि ही किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल। सो हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि वो एक मॉरल इफेक्ट डालना चाहता था लोगों के ऊपर। वो दिखाना चाहता था कि वो एक डर का जो माहौल था वो क्रिएट करना चाहता था। बेसिकली उसका जो मॉडस ऑपरेंडी था ये सब करने का, वो ये था। सो टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। तो सत्याग्रहीज के मन में एक वो फीलिंग डालना चाहता था कि अगर तुमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की जो अनएक्सेप्टेबल होगा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। सो वो एक टेरर और एक ऑ, यानी कि ऑफुल सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था, एक टेरर लाइक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था। सो जैसे ही ये न्यूज़ फैली जलियांवाला बाग में, जो क्राउड्स थे उन्होंने स्ट्रीट पे आ गए। इतने सारे लोग जो थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, दे जस्ट केम टू स्ट्रीट्स इन नॉर्थ इंडियन टाउन्स। दे वर स्ट्राइक्स, clashes with the police and attack on government buildings। तो अगर हम देखें तो स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए, पुलिस के साथ उन्होंने मुठभेड़ करी और अटैक्स किए गए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे। सो द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। तो गवर्नमेंट भी शांत नहीं रही, गवर्नमेंट ने भी बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत गलत तरीके से इस रिप्रेशन को दबाया। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, लोगों को टेरराइज किया, लोगों को डराया गया, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया। ह्यूमिलिएट ऐसे किया गया कि जितने भी ये सत्याग्रही थे इनको बोला गया कि वो अपनी जो नाक है वो जमीन पे रगड़े। ये एक हाइट ऑफ ह्यूमिलिएशन है किसी के लिए भी, फाइन। फिर उन्होंने कहा, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश पुलिस थी, इसने कहा कि ये जितने भी सत्याग्रही है ये अपनी नाक रगड़ेंगे जमीन पे, ये क्रॉल करेंगे स्ट्रीट के ऊपर और ये सलामी देंगे, ये सल्यूट करेंगे जितने भी साहब्स हैं। सो जितने भी पीपल थे अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पे उन इलाकों में बॉम्बिंग शुरू हो गई। सो इस तरह से जब ये वायलेंस बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने सोचा कि ये जो मूवमेंट है इसको स्टॉप करना मैंडेटरी है। सो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, यानी कि स्टॉप कर दी गई मूवमेंट। वाइल द राउलेट सत्याग्रह हैड बीन द वाइड स्प्रेड मूवमेंट, अगर हम देखें राउलेट सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये एक बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट था। क्योंकि देखिए, अगर हमने सत्याग्रह पढ़ा था जब द आइडिया ऑफ सत्याग्रह में, तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया था कि अब जो मूवमेंट उन्होंने करनी होगी वो वाइड स्प्रेड, वो नेशन वाइड होनी चाहिए। क्योंकि पहले उनका फोकस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट रहा, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स रहे, बट ऑफ कोर्स अब उन्हें लगा कि अब जो एक समय आ गया है, अब उन्हें वाइड स्प्रेड मूवमेंट करने की जरूरत है। तो जब ये वाइड स्प्रेड मूवमेंट हुआ तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो वाइड स्प्रेड राइट्स भी शुरू हो गए हैं। सो इसीलिए ही जस्ट कॉल्ड ऑफ दैट मूवमेंट। It was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. गांधी जी, मैंने जो भी समझाया वही बात है कि गांधी जी डिसाइडेड कि अब तो और ज्यादा नेशन वाइड मूवमेंट हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। बट he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. वो ये समझ गए थे कि अगर हिंदूज और मुस्लिम्स को वो एक साथ नहीं लेके आए तो ये मूवमेंट ज़्यादा सक्सेस नहीं बन पाएगी। इसीलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, एंड हुआ, तो डिफीट हो गई ऑटोमन टर्की की। और उसके बाद र्यूमर्स फैलने शुरू हो गए कि एक बहुत हार्श पीस ट्रीटी है, वो इम्पोज होगी, वो साइन की जाएगी ऑटोमन एम्परर के ऊपर, वो इम्पोज की जाएगी। और इसीलिए जो स्पिरिचुअल हेड थे उस टाइम पे, हमारे जो खलीफा, उन्होंने डिफेंड किया कि ये जो टेम्पोरल पावर्स हैं ये स्टॉप कर देनी चाहिए और खिलाफत कमेटी बैठनी चाहिए बॉम्बे में, जो कि मार्च 1919 में बिठाई गई। एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में। और इस टाइम पे क्योंकि गांधी जी को ये फील हो गया था कि किस तरह से अगर उन्हें अपना नेशन वाइड मूवमेंट स्प्रेड करनी है, तो मैंने कहा ना, हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट थी।
तो उन्होंने क्या किया, जो यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स थे जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने गांधी जी के साथ बैठ के डिस्कस करना शुरू किया कि किस तरह से वो एक यूनाइटेड मास एक्शन ले सकते हैं, वो किस तरह से लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, कैसे वो हिंदूज एंड मुस्लिम को यूनाइट कर के एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं. सो गांधी जी सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. तो गांधी जी को लगा कि ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसा टाइम है जब वो लोगों को यूनाइट कर सकते हैं और एक नेशनल मूवमेंट, एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट आ सकती है. सो कैलकाटा सेशन हुआ था कांग्रेस में 9 सितंबर 1920 और उन्होंने वहां पे कन्विंस किया, गांधी जी ने वहां पे लोगों को कन्विंस किया कि हमें एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें हम खिलाफत को भी सपोर्ट करें और स्वराज की भी बात करें. सो गांधी जी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि खिलाफत को भी सपोर्ट किया जाए और स्वराज को भी सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम जो था वो था स्वराज अटेन करना. फाइन. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वाई नॉन कोऑपरेशन. सो अगर हम देखें वाई नॉन कोऑपरेशन क्यों रिक्वायर्ड था. सो 1909 अगर हम देखें 1909 में महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज. उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये जो ब्रिटिश रूल डेवलप हुआ, जो ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, वो भी तभी हो पाया क्योंकि इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट किया. नेचुरली अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं बैक, अगर हम फ्लैश बैक में जाएं तो हम रियलाइज करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे दे केम एज ट्रेडर्स. फाइन. तो जब वो एज ट्रेडर्स आए तो उन्हें एंट्री किसने दी, वी इंडियंस. फाइन. तो अगर इंडियंस ने ही उनको कोऑपरेट किया और आज वो इस पोजीशन में है कि वो रूल कर रहे हैं इंडिया पे, तो इंडियंस की ही कोऑपरेशन से उनको बाहर भी निकाला जा सकता है. सो गांधी जी हैड अ वेरी क्लियर थिंकिंग. Fine. So in his famous book Hind Swaraj 1909, that means he wrote this book in 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. Of course, अगर उनकी cooperation नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो ये चीज survive नहीं कर पाते, वो इंडिया में नहीं अपने पैर स्थापित कर पाते. So they survived only because the cooperation which they got from Indians was necessary. If Indians refused to cooperate, अगर इंडियंस रिफ्यूज कर देते कोऑपरेट करने के लिए, सो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स. तो ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाता विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाता और स्वराज आ जाता. बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम इंडियंस को ही लालच रहा. ठीक है, हम इंडियंस को ही लगा कि नहीं, हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, हम ये देखेंगे. फाइन. हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट. तो अब कैसे नॉन कोऑपरेशन जो था एक मूवमेंट बना. गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. गांधी जी ने प्रपोज किया कि ये जो मूवमेंट है इसको हम स्टेजेस में लेके आएंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे इन स्टेजेस. ये नहीं है कि हम सीधा मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नेचुरली हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमें जीत ज्यादा मिल जाती है. सो इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड. तो गांधी जी ने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट ने लोगों को टाइटल्स दिए हैं, लोगों को अवार्ड्स दिए हैं, वो वापस कर दिए जाएं सरकार को. ठीक है, तो आप देखो अगर हम ये चीजें सरकार को वापस करेंगे तो ये एक उनके मुंह पे करारा थप्पड़ होगा, उनको बेइज्जती लगेगी, उनकी ईगो क्लैश होगी कि सी ये जो हमने अवार्ड्स दिए हमें वापस कर रहे हैं. सो नेचुरली एक पीसफुल तरीका था जो गांधी जी की तरह से था, बट ऑफ कोर्स एक बहुत जबरदस्त और जोरदार तमाचा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे उस टाइम पे लगता. एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज. बॉयकॉट का अगर मीनिंग देखें तो दैट इज अ रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल. जब हम कहते हैं कि हम रिफ्यूज कर रहे हैं, मैं बॉयकॉट कर रही हूँ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, तो नेचुरली मैं रिफ्यूज कर रही हूँ कि मैं ना तो उनकी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगी, ना ही उनकी कोई चीज बाय करूंगी, ना और मैं भी किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को ज्वाइन करूंगी जो उनके खिलाफ होगा. फाइन. सो ये भी डिसाइड किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर कि हम बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल्स का, फॉरेन गुड्स का. फॉरेन गुड्स फॉर एग्जांपल अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं पहले ही समझाती हूँ कि फॉरेन गुड यानी कि फॉरेन कपड़ा, जो फॉरेन क्लोथ आता था, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता था, वो इंडिया खरीदा करता था वो कपड़ा. सो नेचुरली कहीं ना कहीं ये सब होने से ब्रिटिशर्स को एक बहुत जबरदस्त स्टे बैक लगने वाला था, उन्हें बहुत वो स्टैंड स्टिल पोजिशन में आने वाले थे. So then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. तो naturally एक full civil disobedience campaign launch किया गया. Through the summer of 1920 महात्मा गांधी and शौकत अली toured extensively. अगर हम 1920 की बात करें
सो महात्मा गांधी और शौकत अली, मैंने कहा ना वो अली ब्रदर्स, राइट, महात्मा गांधी और शौकत अली ने एक्सटेंसिवली टूर किया पूरे एंटायर इंडिया में, पूरे भारत में, और लोगों को मोबिलाइज किया कि दे शुड सपोर्ट द मूवमेंट, फाइन। मेनी विद इन द कांग्रेस और हाउ एवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। सो बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के, हमें पता है कांग्रेस पार्टी ओल्डेस्ट पार्टी है, फाइन, तो जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे वो बड़े कंसर्न थे कि ये क्या प्रपोजल्स रखने वाले हैं और क्या प्रपोजल्स आएंगे। सो दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। वो रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शंस, ये जो काउंसिल इलेक्शंस हैं वो हों शेड्यूल, मतलब बेसिकली अगर देखिए, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, अगर हम शौकत अली की बात करें, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का हम इलेक्शंस लड़ें, किसी भी तरह का गवर्नमेंट्स एसोसिएशन हो। पर ये जो कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि बॉयकॉट ना हो, क्योंकि उन्हें अपना फायदा था कहीं ना कहीं, ठीक है। सो दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट, वो मना कर रहे थे, कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि दे आर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920 एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। और वो डरते थे कि कहीं इस तरह की जो मूवमेंट है, जो ये स्प्रेड हो रही है वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इससे कहीं वायलेंस ना इरप्ट हो जाए। सो इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, अगर हम बात करते हैं उन महीनों की, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, तो बहुत इंटेंस टसल चला कांग्रेस पार्टी के अंदर। फॉर अ वाइल देयर सीम टू नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स। तो अभी कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं है जो सपोर्टर्स को और ओपोनेंट्स को इकट्ठा कर ले। सो फाइनली कांग्रेस सेशन जो नागपुर में हुआ 1920 में, दिसंबर 1920 में, एक कॉम्प्रोमाइज निकला, एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन निकाली गई जिसके अंदर बोला गया कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किया जाएगा और दोनों पक्षों को बात की जाएगी, दोनों पक्षों से। सो हाउ डिड द मूवमेंट, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। सो आई होप कि जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया बच्चों वो आप सबको क्लियर रहा। अब हम जो मेरा पार्ट 3 आएगा उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, और उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, सोशल ग्रुप्स ने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज कैसे निकाले, और किस तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो थी ये वाइड स्प्रेड हुई, टाउन्स में फैली, फिर उसका रेपरकशंस क्या हुए कि रेबेलियन मोड आया कंट्री साइड के अंदर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने ये मूवमेंट को सपोर्ट किया। सो नेचुरली आई होप यू विल लाइक माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट। और बाकी ये जो डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट वाला टॉपिक है ये हम पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे। गुड डे।